नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हो सकता है आप में से इसको कोई किसी और टाइम भी देखे, लेकिन खैर मैंने गुड मॉर्निंग कह दिया है। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा मैकियावेली के ऊपर क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं जो ओल्ड पेपर्स हैं, पुराने पेपर्स में, कुछ रिसेंट हैं या कुछ और पुराने हैं। क्या यूजीसी ने पूछा है, एनटीए ने, क्या असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आए हुए हैं, पीजीटी में या स्कूल लेक्चरर में क्या आया हुआ है, इस सब की हम चर्चा करेंगे। तो आज मैकियावेली के ऊपर आए हुए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो साझा करूंगा मैं आपसे। एक मैं आपसे और निवेदन कर दूं, जो भी मेरे साथी जिन्होंने कलाम अकेडमी का ऐप ले रखा है वो धैर्य रखें, चाहे उन्हें स्कूल लेक्चरर का, चाहे कॉलेज लेक्चरर का और या फिर नेट जेआरएफ का। धैर्य मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक एक करके सारी चीजों का समाधान हो जाएगा, एक एक करके वीडियो भी डलते जाएंगे, नोट्स भी आ जाएंगे, एमसीक्यूज भी आ जाएंगे और टेस्ट सीरीज भी आ जाएगी। लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। अगले 15-20 दिन में, महीने में सारी चीजें बिल्कुल स्थिर हो जाएगी और फिर आप पीछे रह जाएंगे, मैं आगे चला जाऊंगा। आज आप आगे हैं और मैं आपसे थोड़ा सा पीछे हो सकता हूं, लेकिन महीने भर बाद स्थितियां बिल्कुल विपरीत हो जाएगी, यू टर्न ले जाएगी। तो खैर आज मैकियावेली के ऊपर चर्चा करते हैं और मैकियावेली के ऊपर पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैकियावेली द्वारा नहीं लिखी गई? देखिए, ये लिखी गई है आर्ट ऑफ वार। द डिस्कोर्सेज ऑन लीवी लिखी गई है, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी ये नहीं लिखी गई, और द प्रिंस लिखी गई है। ये पुस्तक मैकियावेली की नहीं है, बल्कि डिस्कोर्सेज ऑन इनइक्वालिटी ये पुस्तक रूसो की है। ये रूसो की पुस्तक है, डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी। बाकी पुस्तकें मैकियावेली की है। आर्ट ऑफ वार में उसने युद्ध के कलाएं बताई और विशेषकर इसने ये कहा है कि भाड़े के सैनिक नहीं होने चाहिए। डिस्कोर्स ऑन लीवी में इन्होंने गणतंत्र व्यवस्था की प्रशंसा की है और प्रिंस में इन्होंने निरंकुश राजतंत्र की चर्चा की है। निरंकुश राजतंत्र। तो डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी इनकी नहीं, तो रूसो की पुस्तक है। और दरअसल ये लेख है इनका, ये रूसो का बहुत ही फेमस लेख है। निम्नलिखित में से किस चिंतक ने आर्ट ऑफ वार लिखी है? देखिए, वही मैं कह रहा था कि अगर आप ओल्ड पेपर्स भी करके जाते हैं तो 100 में से 5 क्वेश्चंस आपके जरूर हो जाते हैं सही, किसी रूप में हो जाए, चाहे टूट फूट के कहीं न कहीं आपकी चाहे समझ ही विकसित हो जाए। तो आप ओल्ड पेपर्स जरूर करें। जब भी किसी भी परीक्षा की तैयारी शुरू करें, शुरुआत में सिलेबस से करें, सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ें 5, 7, 10, 20 बार, और रोज पढ़ें उसके बाद, और हमेशा ओल्ड पेपर्स पहले पढ़ें, फिर तैयारी शुरू करें। तो अभी देख रहे थे कि आर्ट ऑफ वार मैकियावेली की है। कथन है, अरस्तु ऐसे प्रथम विचारक थे जिन्होंने आगमनात्मक पद्धति को अपनाया, लेकिन यह आकस्मिक थी। पहले तो मैं ये बता दूं कि आगमनात्मक या इंडक्टिव मेथड क्या होता है। वो मेथड्स जिसमें पहले उदाहरण आते हैं और फिर फार्मूला सेट किया जाता है। पहले विशेष चीजें आती है, फिर उनका सामान्यीकरण किया जाता है। पहले अंशों की आती है और फिर स्थूल की चर्चा की जाती है। पहले सूक्ष्म आएंगे, फिर स्थूल आएगा। ये वो पद्धति है जो विशेष से सामान्य की ओर चलती है, विशेष से सामान्य की ओर चलती है। पहले विशेष क्या है, जैसे हम अरस्तु में देखें कि आगमनात्मक पद्धति क्या है, इंडक्टिव मेथड्स है क्या स्टडी का, या निष्कर्ष निकालने का, रिसर्च करने का, या अध्ययन करने का। अरस्तु पहले 108 संविधानों का अलग अलग अध्ययन करता है। तो वो जो अलग अलग संविधान हैं जिनका वो अध्ययन करता है वो विशेष है। फिर वो एक सामान्य निष्कर्ष निकालता है। सामान्य होता है कि इन सब का निचोड़ क्या है,
निचोड़ फिर पॉलिटी के रूप में सामने आता है कि जो इन सब संविधानों में सबसे अच्छा संविधान होगा वो मिश्रित संविधान होगा जिसका नाम पॉलिटी होगा। तो पहले विशेष से जो सामान्य की ओर बढ़ती है, जो सूक्ष्म से स्थूल की ओर बढ़ती है, जो अंशों से पूर्ण की ओर बढ़ती है, इस वैज्ञानिक पद्धति को कह सकते हैं हम आगमनात्मक पद्धति। मैकियावेली ने भी इसी पद्धति का प्रयोग किया है। मैकियावेली ने इस पद्धति का जानबूझ के प्रयोग किया है। जैसे मैकियावेली ये साबित करना चाह रहा था कि राजा जो निरंकुश होते हैं, जो नैतिकता से परे होते हैं, जो आडंबरी होते हैं, जो अपने झूठ को आवरण में छुपा के और अपना सिर्फ अच्छा चेहरा ही सामने दिखाते हैं, हाथी के दांत खाने और जिनके दिखाने के अलग होते हैं, तो वो पहले बहुत सारे उदाहरण इकट्ठा करता है कि ये देखिए, और उसके बाद कहता है देखिए ऐसे ऐसे राजा हुए, तो देखिए लास्ट में ऐसा ही राजा कामयाब होगा जो झूठा होगा, शक्तिशाली होगा, ताकतवर होगा, निरंकुश होगा। लेकिन उसने ये जानबूझ के किया है ताकि एक निरंकुश सत्ता को सही साबित किया जा सके। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि दो व्यक्तियों के बारे में दो अलग अलग बातें लिखी गई है। ऊपर वाली बात नीचे की व्याख्या नहीं है, बल्कि दो अलग अलग कोटेशन है ये। तो इसका उत्तर जो है वो बी है। निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने मैकियावेली और कौटिल्य के मध्य समानता स्थापित की है? देखिए मैकियावेली और कौटिल्य में काफी समानताएं हैं। विशेष करके दोनों ने राज्य शिल्प के ऊपर लिखा है, शक्ति के ऊपर लिखा है, रियल पॉलिटिक्स है, रियलिज्म यानी यथार्थवाद के ऊपर लिखा है, येन केन प्रकारेण शक्ति प्राप्त करना इसके ऊपर लिखा है, युद्धों के ऊपर लिखा है, राज्य विस्तार के ऊपर लिखा है। तो बहुत सारी समानताएं हैं मैकियावेली और कौटिल्य में। जी बी बोटाजी भी यही कहते हैं और हिलेब्रांट ने भी इसका वर्णन किया है, लेकिन जे जोली ने इस संदर्भ में कुछ नहीं लिखा है। तो जी बी बोटाजी और हिलेब्रांट 1 और 2, इसका उत्तर है वो 1 है। इन दोनों ने किया है। यहां तक कि जो मैक्स वेबर है वो भी इन दोनों की तुलना करते हुए ये कहते हैं कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो मैकियावेली के प्रिंस से बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैक्स वेबर जो नौकरशाही वाले हैं वो भी यही कहते हैं। मैक्स वेबर निम्नलिखित से किसका मत है कि मैकियावेली द्वारा लो स्टेटो अर्थात राज्य शब्द का उपयोग आधुनिक समय में राज्य शब्द के उपयोग से अलग अर्थ में किया गया है? देखिए जब हम गार्नर को पढ़ते हैं, मैं गार्नर की चर्चा कर रहा हूं, गार्नर ये कह रहे हैं कि जो हम स्टेट शब्द आजकल पढ़ते हैं राज्य के लिए, उसके लिए लो स्टेटो या स्टेटो शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैकियावेली ने किया था। यानी स्टेट स्टेटो से बना है, मैकियावेली की देन है। लेकिन एक और विचारक है क्विंटन स्किनर, वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है। लो स्टेटो एक अलग अर्थ में प्रयुक्त होने वाला राज्य है। लो स्टेटो वो है जहां एक निरंकुश राजा राज करता है अपनी भ्रष्ट जनता पे शासन स्थापना के लिए। तो वर्तमान लोकतांत्रिक राज्यों से या वर्तमान जो नेशन स्टेट है इनसे बहुत ज्यादा मेल नहीं खाने वाला है, ये कहना है क्विंटन स्किनर का। क्विंटन स्किनर आप कभी भी पढ़ेंगे तो एक बहुत ही फेमस विचारक हैं कैम्ब्रिज स्कूल के और संदर्भवाद के। कॉन्टेक्स्चुअलिज्म, संदर्भवाद, और ये संदर्भवाद का स्कूल है वो कैम्ब्रिज स्कूल से है। तो ये हमने देखा मैकियावेली वाला, ये है इसका उत्तर। निम्नलिखित विचारकों में किसका यह कथन है कि शासक को अच्छा बनने के अलावा भी कुछ सीखना होगा? यानी उसको बुरा बनना सीखते, अच्छा बनने के अलावा इसको बुरा बनना भी सीखना होगा। यानी शासक बुरे भी होने चाहिए, शक्तिशाली, हिंसक, ताकतवर होने चाहिए, और बिल्कुल जिनका चरित्र है वो दोगला होना चाहिए, जिनके चेहरे पे मास्क होना चाहिए। ये कहना है निकोलो मैकियावेली का। किसने यह वक्तव्य दिया कि मैकियावेली को केवल बुराई का शिक्षक, ए टीचर ऑफ एविल के रूप में चित्रित किया जा सकता है? इसको बुराई का शिक्षक कहा है लियो स्ट्रॉस, जो शिकागो विश्वविद्यालय में परंपरावाद के
और राजनीतिक दर्शन के बहुत बड़े व्याख्याता थे। और लियो स्ट्रॉस भारी विरोधी है व्यवहारवाद के और डेविड स्टन के। तो लियो स्ट्रॉस जो एक अमेरिकी राजनीतिक दार्शनिक है, उन्होंने इन मैकियावेली को बुराई का शिक्षक कहा है। शेक्सपियर ने भी बहुत भारी आलोचना की है मैकियावेली को, उसको निक कहा है, यानी इसको राक्षस तक कहा है उन्होंने। कौन सा विचारक राजनीतिक व राज्य को आवश्यक सैनिक संदर्भ में समझता है? जरूर है, ठीक है। हमेशा इस बात पर जोर देता है कि अच्छे शस्त्र और एक अच्छा सैनिक संगठन राज्य के आधार है, वह उसे चलाने के लिए उतने जरूरी है जितने जरूरी अच्छे कानून होते हैं। तो ये सारा जो जोर है ये कि सैनिक संदर्भ में समझता है, राज्य शक्तिशाली होना चाहिए, विस्तार वाला होना चाहिए, उसके पास सेना होना चाहिए, वो ताकतवर होना चाहिए, विरोधियों को दबाने वाला होना चाहिए, अपने जनता को भी दबाने वाला होना चाहिए। ये सारी बातें जो कह रहा है, देखिए होब्स तो ऐसा कहेगा नहीं। हीगल हालांकि युद्धों पे बल देता है, लेकिन वो तो फिर दर्शन में ज्यादा घुसता है, व्यवहार में नहीं है। कार्ल मार्क्स ऐसी बातें करता ही नहीं है, तो बचा कौन फिर? मैकियावेली। राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन कि राज्य सर्वोच्च होगा। देखिए राम मनोहर लोहिया नहीं मानते। कौटिल्य ने राज्य को इतना सर्वोच्च भी नहीं माना। वो कहता वो परंपराओं से और विभिन्न धर्म ग्रंथों से और इन सब से वो राजा है, उसको वो बातें माननी चाहिए। रूसो सामान्य इच्छा को सर्वोपरि माना है, राज्य को नहीं मानता, तो बचा कौन? वो बचा फिर मैकियावेली। कई बार क्वेश्चन अलग तरीके से भी करने पड़ते हैं, जब वो पॉजिटिव तरीके से नहीं होते तो उनको नेगेटिव तरीके से करना पड़ता है कि ये नहीं है तो बचा कौन? राजा शेर की तरह साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। तो शेर और लोमड़ी की जो बातों की शुरुआत है वो हम, ये सिंपल क्वेश्चन है, आप सबने वैसे ही कर दिया होगा। ये मैकियावेली ने कहा है कि राजा को ऐसे दोहरे चरित्र वाला होना चाहिए, उसको शेर होना चाहिए, क्यों? शेर की विशेषता होती है कि वो विपरीत परिस्थितियों में घबराता नहीं है और बड़ा तेज आक्रमण करता है। लोमड़ी की विशेषता ये होती है कि जब शत्रु के जाल में फंस जाती है तो निकला कैसे जाए, तो चालाकियां उसको आती है, शेर को चालाकियां नहीं आती। तो एक राजा को शेर जैसा साहस और एक लोमड़ी जैसी चालाकी दोनों होनी चाहिए उसमें। तो ये मैकियावेली ने कहा है। मैकियावेली से यही चीजें फिर बाद में पेरेटो ने ग्रहण की है, जो अभिजनवाद के प्रेरक हैं, एलिटिसिज्म के जो प्रेरक, उन्होंने कहा है। और यहां तक कि जो ग्रामसी है वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित है मैकियावेली से। लेकिन ये शब्दावलियां बाद में शेर और लोमड़ी वाली पेरेटो भी प्रयोग में लेता है। अपनी किस पुस्तक में मैकियावेली गणराज्य का समर्थन करता है? देखिए जब हमने पहला क्वेश्चन किया था तो मैं आपको बता दिया था, अब तो आपको पता है कि इनकी जो पुस्तक है डिस्कोर्स ऑन लिवी, इस पुस्तक में वो गणतांत्रिक व्यवस्था को श्रेष्ठ मानते हैं और गणतंत्र के रूप में वो अपना आदर्श जो मानते हैं वो रोमन गणराज्य को मानते हैं। ईसा के 200-300 साल तक जो साम्राज्य था रोमन गणराज्य, ये आदर्श है। तो सैद्धांतिक रूप से मैकियावेली गणतंत्र को अच्छा मानता है, रिपब्लिक को अच्छा मानता है, लेकिन व्यवहार में वो कहता है कि जहां बुरे लोग हो वहां रिपब्लिक नहीं चल सकता, ये तो अच्छे लोगों और सिविक वर्च्यू वाले लोगों में ही चलता है। सिविक वर्च्यू बहुत फेमस शब्दावली है, वहां चलता है ये। प्रिंस में वो गणराज्य का समर्थन नहीं करता, प्रिंस में तो वो निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। मिलान करना है दोनों कूटों का। जेस मिल महिला मताधिकार का समर्थन करते हैं। अगर वर्ग संघर्ष को देखें तो कार्ल मार्क्स से जोड़ना होगा। अब आ गया सीजर बोर्जिया का राज्य शिल्प। मैकियावेली का जो आदर्श शासक है, जो उसका आइडियल किंग है, वो ये है आइडियल किंग, उसका आदर्श राजा। ये कहता है राजा को सीजर बोर्जिया जैसा होना चाहिए। ये एक फ्रांस का राजा था जिसमें शेर और लोमड़ी वाले सारे गुण पाए जाते थे। सीजर बोर्जिया इसका आइडियल किंग है ये। और अब आ गया होब्स। होब्स का है सामाजिक समझौता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट।
देखिए मिलान अगर करेंगे तो जेस मिल 4, फिर होब्स 1, 4 1 2 3, ये बैठा है। इसका किसका कथन है कि संपूर्ण पुनर्जागरण मैकियावेली में है, टोटल रेनेसां मैकियावेली में है, ये कहना है लोस्की का। देखिए इसके ऊपर कई कथन हैं, वो आप देखें। मेरी पूरी एक पुस्तक है मेरी खुद की, प्रमुख राजनीतिक चिंतक पाश्चात्य और भारतीय, उसमें ये बॉक्स में दिया हुआ है ये सब कुछ, और ये अभी 2022 में आया है। एच लोस्की का कथन है ये। सेबाइन ने भी कहा है इसको, लेकिन अलग शब्दों में कहा है। मैकियावेली के चिंतन के समय निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है, गलत कथन कौन सा, ये छांट। देखिए उसके विचार राज्य शिल्प के ऊपर है, स्टेट क्राफ्ट के ऊपर है, हमें पता है। स्टेट क्राफ्ट का तात्पर्य जो सिद्धांतों की बजाय सिर्फ व्यवहार में राज्य को कैसे चलाया जाए, इस पे जो चर्चा करता है, उसके लिए हम कहते हैं कि स्टेट क्राफ्ट के ऊपर विचार है। भ्रष्ट लोगों को शासन के सूत्र में बांधने के लिए प्रबुद्ध नरसंस तंत्र आवश्यक होता है। बिल्कुल एक जागरूक एनलाइटेंड टायरेनी जो हम प्लेटो में देखते हैं वो ज्यादा जरूरी होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन वहां एनलाइटेंड ये ज्यादा निरंकुश है थोड़ा सा। तो भ्रष्ट लोगों पर तभी शासन हो सकता है जब लोग भ्रष्ट हैं। तो यही लिखता है वो अपनी पुस्तक द प्रिंस में, वो यही लिखता है कि भ्रष्ट लोगों पर शासन करना है तो ऐसा होना होगा। ये है इसका कथन। सिद्धांततः गणतंत्रीय शासन प्रणाली सर्वोत्तम नहीं है, नहीं, वो कहता है कि सिद्धांततः यही प्रणाली श्रेष्ठ है। अगर लोग अच्छे हो तो इससे श्रेष्ठ प्रणाली कोई नहीं है, लेकिन वो वहीं चलेगी जहां लोग अच्छे और सिविक वर्च्यू वाले हैं, जैसे कि रोमन गणराज्य में। तो ये तो उसका कथन नहीं है, वह कोंडोटियरी व्यवस्था का घोरालोचक था। अब हम चर्चा करें कि कोंडोटियरी कौन से होते हैं। हम अगर सिंपल भाषा में कोंडोटियरी करें तो 14वीं सदी के आसपास इटली में एक व्यवस्था चलती थी जिसके तहत विदेशी सैनिकों को भाड़े पे रखा जाता था, या सिंपल शब्दों में रखें कि लड़ाई करने के लिए रखे गए भाड़े के सैनिक। ये भाड़े के सैनिक क्या है? ये वो अस्थायी सैनिक हैं जिनको युद्ध करने के लिए भाड़े पे लिया गया है किसी से। स्थायी सेना नहीं है राजा की। राजा क्या कर रहा है, जब युद्ध हो रहा है तो लोगों को भाड़े पे ले रहा है कि आओ युद्ध करो, बदले में इतना पैसा तुम्हें मिलेगा। स्थायी सैनिक नहीं है। मैकियावेली कहता है कि अगर किसी राज्य को मजबूत होना है तो इस व्यवस्था से छुटकारा पाना होगा, क्योंकि इटली में यही व्यवस्था चला करती थी। क्योंकि जो भाड़े के सैनिक होते हैं वो किसी के नहीं होते। जैसे ही उनको वहां ज्यादा लालच दिखाई देता है तो हो सकता है वो शत्रु पक्ष की तरफ भी मिल जाते हैं। तो इसको कोंडोटियरी व्यवस्था कहते हैं। कोंडोटियरी व्यवस्था, इसका तात्पर्य है भाड़े के सैनिक, और ये नहीं होना चाहिए। तो ये तो वो सही कहता है, बिल्कुल इस कोंडोटियरी व्यवस्था का घोरालोचक है वो। बाकी शब्द सारे वाक्यांश सही है, लेकिन ये सही नहीं है। निम्न में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा आइडियल रूप कौन सा है? मैंने कहा सिद्धांततः वो किसको मानता है, उसके लिए गणतंत्र सबसे अच्छी व्यवस्था है, ये उसके लिए आइडियल है। लेकिन ये तभी चलेगा जब लोग अच्छे होंगे, सिविक वर्च्यू वाले होंगे, सिविक सद्गुण वाले होंगे, सदचरित्र वाले लोग होंगे, तो गणतंत्र होगा। यानी आइडियल वो गणतंत्र को मानता है, लेकिन प्रैक्टिकली वो कहता है कि नरसंस राजतंत्र होना चाहिए। और इसका समर्थन मैंने कहा डिस्कोर्स ऑन लीवी के अंदर इसी का वर्णन है, गणतंत्र व्यवस्था का, रोमन गणराज्य का। तो मैकियावेली के ऊपर क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन पिछले सालों में आए हुए हैं विभिन्न एग्जाम्स में, ये हमने चर्चा की। आप देखेंगे कि हो सकता है आगामी क्वेश्चन इससे संबंधित आ जाए, तो आप इनको जरूर देखे जाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।